अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा नंबर 14 है और इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखा था, लेकिन इस लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में सीखेंगे। ये दोनों टेंसेस प्रीवियस टेंसेस से थोड़ा डिफरेंट हैं, सो आपने बड़े एहतियात के साथ और गौर से टेंसेस को सुनना भी है और समझने की कोशिश भी करनी है। स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली लेक्चर की वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टार्ट करते हैं। हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे, ये करने के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ चलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान सुनिए। इसकी पहचान होगी उर्दू फ़िक्रात के आखिर में, उर्दू जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ या चुकी हूँ के अल्फाज भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते हैं तो फिर पहचान आएगी लिया है, ली है, लिए हैं या लिया हूँ या ली हूँ वगैरह। अगर इन दोनों में से भी कोई पहचान नहीं आती, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, दिया है, दी है, दिए हैं, दिया हूँ, ये इस पहचान के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों के साथ आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पहचान डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन सबके लिए पैटर्न आपने एक ही रखना है, एक ही तरीक़ाकार आपने अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहले आप सिंपल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। प्रीवियस टेंसेज में भी हमने ये डिस्कस किया, जब भी आपने उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपने जुमले में सब्जेक्ट लगाना है, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव इस्तेमाल होंगे। कौन से इस्तेमाल होंगे? हैज़ और हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड। प्रीवियस दो टेंसेस में हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगाई थी और एक टेंस में हमने उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया था, लेकिन इस टेंस में हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड। और लास्ट पे आप क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आपने हैज़ और हैव में से एक लगाना है। हैज़ किसके साथ लगाना है और हैव किसके साथ लगाना है, ये भी सुन लें। जब आपके पास थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन सिंगुलर हो, कौन सी हो? थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन सिंगुलर हो, उनके साथ आपने हैज़ लगाना है। बाकी सब के साथ आप क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। जैसा कि ही, शी, इट, या कोई सिंगल नाम आ जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे आई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, प्रोनाउन इस्तेमाल किया, इसकी जगह कोई नाम इस्तेमाल हो सकता था, असलम का लफ्ज़ नाम इस्तेमाल हो सकता था या किसी और का नाम इस्तेमाल हो सकता था, तो हम हैज़ लगाएंगे। इसी तरह जब आपके पास फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउंस आएंगे, उनके साथ आपने हैव लगाने, यानी कि आई और वी के साथ आप हैव लगाएंगे, यू के साथ हैव लगाएंगे और दे के साथ हैव लगाएंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है, मैं सेब खा चुका हूँ। तो जब आप ट्रांसलेट करते हैं, आपके पास तीन चीज़ें होना ज़रूरी हैं। उन तीन चीज़ें ये हो सकती हैं SVO, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आप जुमले के अंदर इन तीन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो इट मीन्स आपने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है, तब सिर्फ आपको ट्रांसलेशन करना बाकी है। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को पहचान नहीं पाते हैं तो इसका मतलब आप टेंस की ट्रांसलेशन भी क्या करेंगे? गलत करेंगे। तो मैं सेब खा चुका हूँ, मैं यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सब्जेक्ट हमेशा जुमलों में शुरू में लिखा होता है। उसके बाद आपको क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब उर्दू जुमलों के लास्ट में लिखा होता है। याद रखिएगा, वर्ब हमेशा उर्दू के जुमलों के लास्ट में लिखा होता है। तो यहाँ पे जो आखिरी 2 से 3 अल्फाज होंगे वो हमारे क्या होंगे? वर्ब होंगे। फिर हमारे पास एक चीज़ बच जाती है, जो चीज़ सेंटेंस में बच गई है वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इंग्लिश में इसकी तरतीब देखें SVO, लेकिन जब आप उर्दू की तर्ज से पढ़ेंगे SOV, यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन इंग्लिश में आपने ये रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। हमने आई लगा दिया। अब आपने हेल्पिंग वर्ब में से एक लगाना है। हमने डिस्कस किया था कि आई के साथ आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है? हैव। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? हैव लगाई, आई हैव। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर कहता है आपने कौन सा क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है? वर्ब। लेकिन वर्ब की यहाँ कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड। खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईट, एट सेकंड फॉर्म है और ईटन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड। लास्ट में आपके पास क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सेब।
आपने सेब की इंग्लिश क्या लिखी, एप्पल, आई हैव ईटन एप्पल। अब देखें इसमें ये हमारे पास एस है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो SVO जो हमने फर्स्ट में लिखा था वो हमारी तरतीब यहाँ पे बन रही है। ये सिंपल स्ट्रक्चर था। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर में देखें, नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, मनफी, यानी जिसमें आप इनकार करते हैं। उस सेंटेंस को, उन जुमलों को हम क्या कहते हैं, मनफी कहते हैं, और जिनमें नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ भी पहले था और यहाँ भी क्या आएगा, फर्स्ट में ही आएगा। फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज़ और हैव, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब यहाँ वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखी है, लेकिन यहाँ पे हमने एडिशन किस चीज़ का कर दिया है, नॉट का। तो जब आप नेगेटिव बनाएंगे, टेंस कोई भी है, आप उसके हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। फिर आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। सारा स्ट्रक्चर आपका सिंपल वाला है, लेकिन सिर्फ एडिशन इस चीज़ में नॉट का हुआ है, बाकी सारा सेम है। एग्जाम्पल हमारे पास है, मैं सेब नहीं खा चुका हूँ। मैंने इसको दो तरह से लिखा है, मैंने सेब नहीं खाया है। ये सेंटेंस दो एंगल से आ सकता है, दो पहचान के साथ आ सकता है, चुका हूँ के साथ भी है और खाया है के साथ भी है। तो आपने दोनों की ट्रांसलेशन एक ही तरीके से करनी है, कोई डिफरेंट ट्रांसलेशन नहीं होगी। अगेन वी हैव टू हैव सब्जेक्ट आई, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा नॉट है जो हमने मेंशन किया एडिशनल करके। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आपने लगाई ईटन, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म आ गई। लास्ट में आप क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, इसी तरह आपने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। अब लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि सवालिया स्ट्रक्चर। सवालिया आपने बनावट कैसे करनी है, क्योंकि जुमले सवालिया भी होते हैं। सवालिया की पहचान क्या होती है कि इनके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, यानी कि ये वाला साइन लगा होता है, सवालिया निशान लगा होता है। अब यहाँ सेंटेंस जो भी होगा उसमें सवालिया निशान प्लेस करेंगे। अब सबसे पहले देखें, आप जब सवालिया स्ट्रक्चर यानी कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब्स थे प्रीवियस दो स्ट्रक्चर्स में आप सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, लेकिन इस स्ट्रक्चर में आपने सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना है, यानी कि हैज़ और हैव आपके शुरू में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप ये चीज़ मिस कर देते हैं, यानी कि साइन ऑफ क्वेश्चन जो है वो आप मिस कर देते हैं, तो इट मीन्स यू आर नॉट फुलफिलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ये मिस करेंगे तो आपका सेंटेंस भी गलत होगा, आपका स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, अगर आपके पास WH फैमिली से कोई वर्ड आ जाता है, वट का इस्तेमाल हो सकता है, वाई का इस्तेमाल हो सकता है, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ये सारे WH फैमिली के वर्ड्स हैं। अगर ये आ जाए सेंटेंस में तो आप हमेशा इन्हें हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाएंगे। उसके बाद बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है, क्या मैं सेब खा चुका हूँ या क्या मैंने सेब खा लिया है। इसका दूसरा अंदाज़ ये होगा। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। अब जो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे उसे आपने कहाँ लगा देना है, हैव। अब सवाल ये पैदा होता है, हैज़ आएगा या हैव आएगा, वो आपने सब्जेक्ट को देखने के बाद लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और वो थर्ड पर्सन में फॉल कर रहा है देन आप हैज़ लगाएंगे, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन में फॉल करता है, तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हैव आई ईटन एप्पल, हैव आई ईटन एप्पल, सारा स्ट्रक्चर सेम है। हमने यहाँ से उठा के हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए, हैव आई ईटन एप्पल, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा के ये बता दिया कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में दोबारा सुनने, हैज़ और हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की तीसरी फॉर्म किसी भी टेंस में उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसके वर्ब सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप ये दोनों चीज़ें गलत करती हैं तो इसका मतलब आपने टेंस गलत कर दिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हर टेंस के अंदर इस्तेमाल होगा, हर सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। 12 टेंसेज में से जो भी टेंस होगा हर एक में इस्तेमाल होगा, उनका सबका जो डिफरेंट होगा वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होगा। तो इसमें हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, और वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। इसकी पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी ये पहचान आती है, लेकिन इसमें वक्त दिया जाता है कि जो काम आप बता रहे हैं, जिस काम को बताया जा रहा है उसका आगाज़ कितनी मुद्दत से हुआ है, कब से हुआ है, उस मुद्दत का तयन इसके अंदर किया जाता है। एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से सेब खा रहा हूँ। अगर हम स्किप कर दें 2 घंटे को, मैं सेब खा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला गया क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया गया। अब इसमें लिखा मैं 2 घंटे से सेब खा रहा हूँ, यानी कि टाइम बता दिया गया है कि जो काम परफॉर्म किया जा रहा है उस काम को कितनी देर से किया जा रहा है वो मेंशन कर दिया। तो हमारे पास कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका सिंपल स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, अगेन हर टेंस में आपने सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब आपके पास कौन से होंगे? हैज़ और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपके पास हैज़ और हैव थे, लेकिन डिफरेंस इज़ डैट यहाँ पे आप क्या लगा रहे हैं? बीन लगा रहे हैं। यहाँ पे आपने बीन का इस्तेमाल नहीं किया, तो यहाँ पे आपने बीन लगाया। दूसरा आपने फ़र्क देखें, यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? तीसरी फॉर्म, और इसके साथ आपने ing लगाना है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर सिंस और फॉर में से आपने एक लगाना है, और जो टाइम दिया जाता है उसे आप लास्ट में लिखेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, मैं 2 घंटे से सेब खा रहा हूँ। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप इन तीनों चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं, इट मीन्स यू हैव मेड इट क्वाइट ईजी टू ट्रांसलेट। तो आपने इसको बहुत आसान कर दिया है ट्रांसलेट करने के लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, खा रहा हूँ यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, और सेब हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट, और खा रहा हूँ वर्ब है, और 2 घंटे से हमारे पास क्या है? ये टाइम है। अब देखें, सबसे पहले आपने क्या लगाना है? सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट लगा दिया आई। हैज़ हैव में से एक लगाना है, वही रिपीट बात है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन का तो हम हैव लगाएंगे, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाएंगे, तो ये फर्स्ट पर्सन में फॉल करता है। आई हैव बीन, स्ट्रक्चर कहता है आपने बीन लगाना है, हमने बीन लगा दिया। स्ट्रक्चर कहता है आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। यहाँ वर्ब हमारे पास खाना है, खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। ईट की थर्ड, यानी कि ईट के साथ ing लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ईटिंग, और इसे हम वर्ब की 4th फॉर्म भी कहते हैं। बाज़ औकात बाज़ किताबों में वर्ब की 4th फॉर्म लिखी जाती है, तो वो उसकी वर्ब की 4th फॉर्म भी लिख सकते हैं, और उसको वर्ब प्लस ing के साथ भी लिखा जा सकता है। फिर स्ट्रक्चर कहता है आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। फिर स्ट्रक्चर कहता है आपने सिंस और फॉर में से एक लगाना है। अब सवाल ये बड़ा क्रिटिकल है, आपने गौर से सुनना है। याद रखिए, अगर आपके पास सेंटेंस में जो टाइम दिया गया है उसका नुक्ता आगाज़ आपको मालूम है कि आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप सिंस लगाएंगे। अगर आप टाइम को कैलकुलेट यानी कि नुक्ता आगाज़ नहीं मालूम तो आप वहाँ पे फॉर लगाएंगे। एग्जाम्पल सुने, जैसा कि आप कहते हैं दिनों का नाम आ जाते हैं, मंगल से, सोमवार से, बुध से, जुमेरात से, हफ्ता से, इतवार से, ये सारे क्या हैं? आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आ जाता है मंथ्स के नाम, महीनों के नाम, जनवरी से फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कोई भी महीना का नाम इस्तेमाल होता है तो आप वहाँ भी सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ईयर में ईयर का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल क्या है? ईयर 1947 से, 1970 से, 2000 से, 2020 से, 2010 से, क्योंकि यहाँ से आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1950, तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। 50 ईयर्स वो और 20 ईयर्स हो, हमारा टाइम कैलकुलेट हो गया। तो इसी तरह अगर आप टाइम ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल इवनिंग है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, नाइट है, यहाँ पे भी आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंस लगाना है। अब फॉर की बारी है। देखें 2 घंटे से आप टाइम को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि 24 घंटे में से कौन से 2 घंटे। कुछ महीनों से मतलब है आप 12 महीने में से कौन से कुछ महीने, आप टाइम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जहाँ पे आप टाइम को कैलकुलेट ना कर सकते हो वहाँ पे आपने फॉर लगाना है, जहाँ पे टाइम की कैलकुलेशन हो जाती हो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है? फॉर 2 आवर्स। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, नेगेटिव का मतलब क्या? मनफी। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगा देना है? नॉट। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर में से एक, और
टाइम लगाना है। वही सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ नॉट का एडिशन हुआ। मैं 2 घंटे से सेब नहीं खा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन ईटिंग एप्पल फॉर 2 आवर्स। ये चीज़ यहाँ पे यूनिक है, मुनफरिद है, क्योंकि यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल है। अब यहाँ पे जब आपने नॉट लगाना है, हैज़ और हैव के बाद लगाना है, बीन से पहले, बीन के बाद आप नॉट नहीं लगाएंगे। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, हैज़ हैव जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, अगेन आप उठा के उसे कहाँ ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे। बीन आपका डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए आप उसको उसकी जगह पे ही रहने देंगे, उसकी पोजीशन को आप नहीं छेड़ेंगे। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट्स इन फॉर और टाइम, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते इट मीन्स आपने गलत सेंटेंस किया है। ट्रांसलेट करेंगे हैव आई बीन ईटिंग। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल थोड़ी चेंज की है। क्या मैं सुबह से, यहाँ पे मैंने 2 घंटे लगाए, यहाँ पे सुबह से, सो डैट आपको क्लियर हो जाए कि सिंस कब लगाते हैं। तो सुबह से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सुबह का मतलब है जो अर्ली मॉर्निंग थी उसमें से। तो यहाँ पे आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही इस्तेमाल करेंगे जो आपने प्रीवियस किया है। तो ये तो थे आज के हमारे 2 टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोनों का हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम इस्तेमाल होता है, नॉर्मल लाइफ में भी और एजुकेशनल लाइफ में भी। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे, और आप इसे, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। ताहम फिर भी आपके पास कोई सवाल मौजूद रहता है, कोई कन्फ्यूजन मौजूद रहती है, तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखिए, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।